हेलो एंड वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस। आज तारीख है 3 अगस्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर WHO क्या एक चीज सेट करके रखता है कि आपको देखिए सबसे पहले तो कि हमारे यहाँ से दवाई जो जाती है फॉरेन में एक्सपोर्ट, वहां से दो कंट्रीज से रिपोर्ट आई थी जहां पर कुछ डेथ हुई है कफ सिरप की वजह से। एक था उज्बेकिस्तान और दूसरा था आई थिंक अफ्रीका का बुर्किना फासो। नॉट श्योर, प्लीज एक बार चेक कर लेना। बट एक अफ्रीकन कंट्री एंड एक उज्बेकिस्तान के पास ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड दवाइयों की वजह से वहां पर कुछ बच्चों की डेथ हुई है। ऑलराइट, तो अब दवाइयों का एक्सपोर्ट करने के लिए हमें WHO की जो स्टैंडर्ड्स हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। तो अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि इतना मैंडेटरी नहीं बनाया था, लेकिन उनसे कहा था कि आप इसको फॉलो करें। नाउ फॉलोइंग recent incidences of several countries reporting death allegedly linked to contaminated India manufactured drugs, government has set a deadline for mandatory implementation of good manufacturing practices on par with WHO standards। अब ये लिमिट लगाई गई है कि अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो 6 मंथ के अंदर आपको कंप्लाई करना होगा। और अगर आपका टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो आपको कंप्लाई करना होगा विद इन ए ईयर। ऑलराइट, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यू कैन फेस सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस एंड पेनल्टी। ऑलराइट, अभी हमारे कंट्री में कुल 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से सिर्फ 2,000 यूनिट्स कंप्लायंट है विद ग्लोबल WHO GMP स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी फ्रंट पेज पे कोई ऐसी ज्यादा काम की न्यूज नहीं है आपकी, मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। राज्यसभा ने यहाँ पर 3 बिल पास किए हैं। लोकसभा से हो चुके थे, राज्यसभा से हो गए, अब से प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएंगे एंड दे विल बिकम द एक्ट। तो उस वक्त हम इनको डिटेल में तो करेंगे ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि तीनों बिल है क्या। एक है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल। इसमें क्या है कि बहुत सारे एक्ट्स में कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी बनाया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी जो अलग अलग एक्ट्स हैं, इन सभी में जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम किया गया होगा। राइट, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे जैसे ही अगले किसी पेपर में आता है तो, या कभी सेपरेटली इसको मेंस के हिसाब से भी बना दूंगा मैं सेपरेट वीडियो। बट अभी के लिए जानिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो इसमें क्या था कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा तो वहां पर फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे नक्सलाइट एरिया है तो वहां पर अगर हमें कुछ अपनी CRPF के लिए सेटअप लगाना है तो उसमें भी हम फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। उसके अलावा कहीं भी कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जैसे सपोज कीजिए कि जबलपुर में हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी है आर्मी इक्विपमेंट्स के लिए, तो वहां पर भी इनको एग्जेम्पशन दिया गया है। थर्ड है माइंस एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया गया है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए। लुक एट हियर, जो फर्स्ट एक्ट है, द बिल सीक्स टू अमेंड 183 प्रोविजंस ऑफ 42 एक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय 19 मिनिस्ट्रीज aim at reducing compliance burden on individuals and businesses। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा। ऑलराइट, सेकंड बिल फॉरेस्ट वाला, इट एग्जेम्प्टेड फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडेड लैंड लोकेटेड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स यानी कि गुजरात के साथ जो है, राजस्थान के साथ जो है, पंजाब के साथ, फिर इधर वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश बॉर्डर। उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख साइड एंड अरुणाचल साइड। राइट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इट एग्जाम्स लैंड अप टू 10 हेक्टेयर्स प्रपोज टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस कैंप्स, इंक्लूडिंग जैसे मैंने आपको बनाया कोई डिफेंस पार्क बनाना है हमें जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाए इक्विपमेंट्स की, तो करीब 10 हेक्टेयर का लैंड एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर ये नक्सलाइट एरिया यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया है तो वहां पर 10 नहीं 5 हेक्टेयर की एग्जेम्पशन दी जाएगी। क्लियर है तीनों? इंटरनेशनल बॉर्डर LAC LOC पर 100 किलोमीटर तक एग्जेम्पशन है। नॉर्मल एरियाज में 10 हेक्टेयर तक का एग्जेम्पशन है और लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज में 5 हेक्टेयर का। ठीक है, बाकी हम तीनों एक्ट को अलग से भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जितना दिया उतना जान लीजिए।
फिर उसके बाद माइंस वाला जो बिल है उसमें अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू माइन 6 आउट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। अब आप कोशिश कीजिए कि खुद से एटलीस्ट ये 12 एटॉमिक मिनरल्स जो है इनकी लिस्ट एक बार देख लीजिए, क्योंकि पहले माइनर और मेजर मिनरल्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, उसने लिस्ट दी थी मेजर मिनरल्स की, एंड माइनर मिनरल्स पे भी था आई थिंक कुछ 200 समथिंग थे, तो उसमें से हमें चूज करना था, तो ऐसे क्वेश्चन हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये 12 एटॉमिक मिनरल्स जो है इनकी एक बार लिस्ट देख लीजिए, इंक्लूडिंग लिथियम एंड डीप सीटेड मिनरल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। दूसरा है हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या हुआ है, इसका मिसयूज काफी देखा गया है। लॉस कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी आर बीइंग मिसयूज्ड टू हैरेस एक्टिविस्ट। और ये आया कब था, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जिसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर माना जाता है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिक में, और अगर आप करते हैं तो फिर उसको आपको पनिश किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये लाया कब गया था, ये लेकर आए थे अंग्रेज, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मजल द वॉइस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर दैट वर अपोजिंग द ब्रिटिश राज पॉलिसीज। तो इसका मिसयूज अभी भी हो रहा है। ऐसे कई एक्ट्स हैं जो हमने कॉलोनियल टाइम के कैरी ऑन किए हुए हैं। एक ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हो गया, इसी तरह से एक सेडिशन लॉ है, ठीक है। सेडिशन में आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक, उनके अलावा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें इस एक्ट के अंडर में पनिश किया गया था फॉर अपने न्यूज़पेपर में उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे थे, ठीक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को भी इसके अगेंस्ट इसी एक्ट में पनिश किया गया है सेडिशन लॉ के अंडर में। इसके अलावा खुद गांधी जी को भी पनिश किया गया है, और बहुत से लोगों को किया गया है। तो इस तरह से सेडिशन एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये दो हमने जो कॉलोनियल हैंगओवर कैरी किया ना आज तक, इसका मिसयूज अब भी होता है और तब भी होता था। मणिपुर में ऑलमोस्ट 14,000 स्कूल चिल्ड्रन आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू वायलेंस। तो जब भी किसी तरह का वायलेंस होता है या इवन वॉर भी होती है, जैसे आज यूक्रेन रशिया में चल रही है, सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो चिल्ड्रन, जिनका पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरा वेमेन। अब देखिए, जब हम बात करते हैं सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो इसका मतलब है कि इसके अंडर में बहुत सारी आती हैं, ठीक है, एक ही नहीं है ये अम्ब्रेला टर्म, इसके अंडर में कई तरह की सेंट्रल फोर्सेज आती हैं, जैसे बीएसएफ, ठीक है। अब बीएसएफ कहाँ प्रोटेक्शन देती है, एक तो पाकिस्तान बॉर्डर पर और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर पर, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी के अलावा सशस्त्र सीमा बल, ये भी सीएपीएफ के अंडर ही एक फोर्स है, तो ये प्रोटेक्शन देती है हमें नेपाल बॉर्डर पर और भूटान बॉर्डर पर, ठीक है, ये उसको गार्ड करती है। उसी तरीके से आ जाता है सीआरपीएफ, तो ये करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में ऑपरेट। देन वी ऑल्सो हैव इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी कहते हैं, जो जो तिब्बतन माइग्रेंट्स आए थे, रेफ्यूजीज, उनको मिला के बनाई गई है, ठीक है। ये गार्ड करती है चाइना बॉर्डर को, राइट। उसी तरह से है असम राइफल, ये गार्ड करते हैं म्यांमार बॉर्डर को, राइट। फिर है हमारी लास्ट सीआईएसएफ, ये गार्ड करती है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं, मेट्रोस में जाते हैं, तो वहाँ पे सीआईएसएफ के जवान होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे गार्ड कर रहा है, राइट। तो सीएपीएफ के अंडर में ही आती है बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ, राइट। अब इसमें केस क्या मिला है, अब जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए सीआरपीएफ का, कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में, ठीक है। तो इनकी सर्विस कंडीशन बहुत टफ होती है, और कई तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर फोन नेटवर्क भी नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली से दूर हो, आपकी फैमिली की पीछे आपकी एक टेंशन बनी हुई है, दूसरा कि यहाँ पे छुट्टी उतनी ज्यादा नहीं मिल पाती है, टफ ऑपरेटिंग कंडीशंस तो हैं ही जंगल में, उसके बाद आपको उतनी छुट्टी भी नहीं मिल पाती है कई बार, तो इस वजह से एक साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगता है माइंड में, ठीक है। और उस वजह से काफी सारे सुसाइड के केसेस इन फोर्सेस में देखने को मिलते हैं, इसलिए इनके रिफॉर्म करने की बात की जाती है कि इनकी सर्विस कंडीशन को थोड़ा बेटर बनाया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यसभा में वही बताया दैट टोटल नंबर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट्स इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 38%, राइट। जब आप इस तरह की साइकेट्रिक प्रॉब्लम से गुजरते हो तो अल्टीमेटली फिर यू टेक एन एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड। अगर आप ब्रेकअप भी देखेंगे सुसाइड्स का इन फोर्सेज में, तो टोटल 658 सुसाइड हुए हैं, ऑलराइट, अलग अलग फोर्सेज में। यहाँ पे डेटा दिया वो काम का नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इनकी सर्विस कंडीशन को इम्प्रूव करना जरूरी है, ठीक है। बाकी मैंने सारी आपको सेंट्रल आर्म फोर्सेज का बता दिया है,
क्योंकि आप जो सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं ना, उसका मतलब है कि आप इनमें से ही किसी एक फोर्स में जाएंगे। ठीक है, जो यूपीएससी कराता है सीएपीएफ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। राहुल गांधी ने कहा आई एम नॉट गिल्टी एंड आई वोंट अपोलोजाइज एंड ठीक है, वो सबको पता है, वो पॉलिटिकल वे में उनको पनिश किया गया था कि, बट दी जस्ट लुक एट द फैक्ट। हमने उस दिन बात की थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, हमने कहा था ऑलमोस्ट 43% MPs आर क्रिमिनल, हैविंग क्रिमिनल चार्जेस। ओके, और इनमें से 25% तो हैव सीरियस चार्जेस लाइक रेप एंड मर्डर। दे कैन contest the election, but this man can't contest the election. All right, so this is very shameful for a democracy. ना यहाँ पे जो डीआरडीओ साइंटिस्ट थे, इनके इन्होंने कहा है कि देखिए, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन रिवील की थी पाकिस्तान एजेंट को, जारा दास गुप्ता, ठीक है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी। मैंने कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है। तो अब वो केस चल रहा है इन पे। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस हनी ट्रैप। ठीक है, इस हनी ट्रैप के थ्रू पाकिस्तानी आईएसआई या कोई भी सीक्रेट एजेंसी टारगेट करती है दूसरे देशों के साइंटिस्ट को, ओके, रिसर्चर्स को, या उनके आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को, कि किसी तरीके से सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। ओके, यहाँ पे नो के वायलेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। लेट्स लुक एट दिस। हमने डिस्कस किया था कि आईआईटीज में सुसाइड काफी बढ़ता जा रहा है बच्चों के में। ओके, तो उसी को रोकने के लिए एक तो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेके आए वो लोग। ठीक है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इवन आप अपने बैचमेट से उसकी रैंक भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि रैंक से आप जज कर लेते हैं कि इसे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, इसलिए इसको ये पर्टिकुलर ब्रांच मिली है। ठीक है, या ये पर्टिकुलर कॉलेज मिला है। तो पहला तो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज दी गई हैं सुसाइड को रोकने के लिए। दूसरा दूसरा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फेस रिकग्निशन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट एब्सेंट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा कंपाइल करेगा कि स्टूडेंट कितना एब्सेंट हो रहा है, कितना आ रहा है। अब ये है कि ऐसा नहीं कि एब्सेंट सिर्फ क्लास में हो रहा है तो वही, वो तो आप अटेंडेंस वैसे ही मार्क होती है, बट इसके अलावा भी क्या वो स्टूडेंट मैथ्स में दिखाई दिया है पिछले 1-2 दिनों में या नहीं, या वो जिम में आया है या नहीं आया। इस तरह से पूरा पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा, उस डेटा को कंपाइल किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ये फेस रिकग्निशन सिस्टम लेकर आए। ठीक है, ये फेस रिकग्निशन सिस्टम आपका दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यूज हो रहा है। ठीक है, ताकि आपको लाइन में ज़्यादा ना लगना पड़े, आप इजीली रिकग्नाइज किए जा सके। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम कभी सेपरेटली बात करेंगे, ताकि इतना ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, रूल 267 एंड 176। आई होप कि अब तक आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया हो। 267 मतलब सारे अदर बिजनेस सस्पेंड कर दीजिए जब तक इस पर्टिकुलर इशू पर डिबेट चलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मणिपुर केस है, मणिपुर का इशू, इस पे जितनी लंबी डिबेट होगी उतनी लंबी चलने दो। कोई बाकी के सारे बिजनेस आप अभी के लिए सस्पेंड कर दो, ये कहता है रूल 267। 176 कहता है नहीं, हम 2.5 घंटे का डिस्कशन अलाउ कर सकते हैं मणिपुर पे, उसके बाद दूसरा बिजनेस शुरू किया जाएगा या दूसरी जो भी बिल हैं उन पे बात की जाएगी। बट ऑपोजिशन चाहता है कि नहीं, इस पे बात कीजिए जब तक ये जितनी, ताकि सारे लोग अपने पॉइंट्स रख पाएं। ऐसा नहीं कि 2.5 घंटे की लिमिट है तो सब 2-2, 3-3 मिनट बोल लो बस काफी है, नहीं। जब तक डिबेट हमें करनी होगी तब तक करेंगे हम। और 176 कहता है कि 2.5 घंटे का स्लॉट आपको अलॉट कर दिया है, आप मणिपुर को डिस्कस कर लें और बात खत्म कर दें। ठीक है, तो वो तब तक आप समझ गए होंगे। ये इंटरनेट शटडाउन में क्या है, लॉस ज़्यादा होते हैं रादर देन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी रोक देते हो, लोगों से लोगों की माउथ टू माउथ एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। किसने कह दिया कि यार वहाँ पे हमारे मताई लोगों को कुकीज़ ने बहुत मारा है, तो आप अपने एरिया में रहने वाले कुकीज़ को मारना शुरू कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक नहीं कर सकते, जिसने जो कह दिया वो हो गया। ठीक है, तो कई बार इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा स्प्रेड होती है फ्रॉम माउथ टू माउथ रादर देन कि आप ये सोचो कि हम इंटरनेट को शट डाउन कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो पाए कहीं पे वायलेंस की। बट इन्फॉर्मेशन को रोकने के चक्कर में आप मिस इन्फॉर्मेशन को और ज्यादा प्रोपोगेट कर देते हो। राइट, फिर ये वही है कि कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है मणिपुर में, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट हैंडल कर नहीं पाई है प्रॉपर। दूसरा है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ चीतास, तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे ओपोजिशन का अलायंस की बात हो रही है कि ये क्यों हो रहा है, तो वो सब पॉलिटिकल बात है, नॉट इम्पोर्टेंट। अब आइए इस पे।
अब देखिए आपको पता है कि 2001 में हमारे यहाँ पर डिलिमिटेशन सेकेंड टाइम फ्रीज कर दी गई थी। उससे पहले 1975 में 76 में फ्रीज हुई थी। ठीक है, 2001 तक। फिर 2001 में दोबारा फ्रीज कर दी गई 2026 तक। ठीक है, कि हम 2026 में डिलिमिटेशन करेंगे। अब इस डिलिमिटेशन का मतलब क्या है? अगर आप फ्रेशर हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, बाकी तो अगर आप पहले से तैयारी करें आपको पता होगा कि अभी हमारे यहाँ लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो हर स्टेट को एलोकेट है, राइट, अलग अलग। जैसे यूपी में 80 लोकसभा सीट्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीट्स एलोकेट किस बेसिस पे की गई थी? 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पे, राइट। तो आप कह सकते हैं कि अभी हमारा जो पार्लियामेंट है या लोकसभा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ हार्डली उस टाइम जो 80 करोड़ पॉपुलेशन थी उसको, जबकि आज हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट 140 करोड़। तो अब कहीं ना कहीं फिर से डिलिमिटेशन करने की जरूरत है, राइट। तो ये 2026 जो आने वाला है इसी को लेकर, तो व्हाट आई पर्सनली फील कि इसलिए शायद सेंसस को थोड़ा डिले किया जा रहा है हर साल दर साल, ताकि 2024 के आसपास कराएं और जो लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा हो उस बेसिस पे डिलिमिटेशन की जाएगी, राइट। ताकि हमें एग्जैक्टली लोकसभा में ऑब्वियस बात है वो सीट तो बढ़नी है, ठीक है। और अभी जो हमारी नई लोकसभा बनी हुई है, जो नया पार्लियामेंट है, उसमें लोकसभा में सीट्स रखी गई है करीब करीब 900। तो मे बी, और क्योंकि प्रणब मुखर्जी भी जब पहले प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है जब लोकसभा की स्ट्रेंथ को 900 बनाया जाए, 900 बढ़ाई जाए, सीट्स बनाई जाए, ठीक है। क्योंकि हमें इस पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करना है अब अपने पार्लियामेंट में, आज की करंट पॉपुलेशन को। तो ये डिलिमिटेशन जब होगा तो अब सोचिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल किन स्टेट्स ने किया है? सदर्न स्टेट्स ने किया है, राइट। तो इनकी जो लोकसभा में सीटें हैं कम होंगी, ठीक है, यानी कि इनका रिप्रेजेंटेशन यानी इनकी वॉइस कम होगी। देखिए एब्सोल्यूट टर्म में कम नहीं होगी, क्योंकि अभी जैसे मान लो सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट कर रही है 10 लाख वोटर्स को, ठीक है, तो उसमें चेंज किया जाएगा तो ओवरऑल तो सब स्टेट की सीट बढ़ेंगी। बट जैसे सपोज यूपी है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी तो उसकी सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, राइट। और सदर्न स्टेट्स जो हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल उन्होंने किया है और आप यहाँ पॉपुलेशन वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हो सीट्स को, तो सदर्न स्टेट्स की सीट्स कम होंगी ओवरऑल एंड नदर्न स्टेट्स की बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये कहता है कि साउथ नॉर्थ डिवाइड और ज्यादा बढ़ेगा। आज एग्जाम्पल अब मणिपुर का देखिए, राज्यसभा की बात करते हैं, चलिए। राज्यसभा में अब आप अगर यूएसए का सेनेट देखेंगे, जो कि हमारे राज्यसभा के पैरेलल ही है, ठीक है, मतलब उनका अपर हाउस है, राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। उनके यहाँ पर उन्होंने हर स्टेट को 2 सीट दे रखी है। दैट मीन्स एवरी स्टेट इन यूएसए हैज इक्वल वॉइस, ऑलराइट, सबके पास इक्वल वॉइस है, हर स्टेट के पास 2 सीट टू एवरीवन। और उनका जो लोअर हाउस है उसमें उन्होंने एज इट इज पॉपुलेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीटें। देखिए हमने क्या गलती की कि हमने राज्यसभा में, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ पे आपको पता है कि जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था, ठीक है, तो तब तक तो हमारे स्टेट बाउंड्रीज ही ठीक से डिसाइडेड नहीं थी, काफी डिविजन थे, तो हमने कहा चलिए राज्यसभा में भी पॉपुलेशन बेसिस पे ही दे देते हैं। लेकिन तो उससे हुआ क्या कि यूपी जैसे स्टेट्स को 80 सीट्स मिल गई, मणिपुर जैसे स्टेट्स को मिली 1 सीट। तो आज राज्यसभा में क्यों कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ज्यादा पार्टी ज्यादा वरी नहीं है मणिपुर को लेके? वहां से आता है एक एमपी, वो क्या वॉइस रेज कर लेगा? आज यूपी में अगर कुछ होगा, देयर आर 80 एमपीज वॉइस रेज करने के, और कोई गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कि यूपी में कुछ गलत हो रहा और उसको इग्नोर कर सके, क्योंकि 80 सीट्स दाव पे लगी हैं। बट मणिपुर में निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हमारी कंट्री में इस वक्त जरूरत है वो है राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना हर स्टेट को, ठीक है, ताकि सिक्किम हो, मणिपुर हो, उनकी यहाँ की इश्यूज को भी उतनी ही आवाज मिल सके जितनी यूपी महाराष्ट्र के स्टेट्स को मिलती है। क्लियर? दूसरा, अब इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि एजुकेशन से रिलेटेड सदर्न स्टेट्स ने काफी ज्यादा इंग्लिश को अपनाया अपने एजुकेशन में, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ? जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं आपको, ठीक है। इवन ओवरसीज ग्लोबल लेवल पर भी आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। लेकिन कई स्टेट्स जैसे यूपी बिहार को मानिए, एक टाइम था जब यहाँ पर मूवमेंट चली थी अगेंस्ट इंग्लिश मीडियम, ठीक है, कि इंग्लिश में एजुकेशन चाहिए, हमें हिंदी में ही चाहिए, ठीक है। और इसके हालात आज भी ऐसे हैं कि बिहार में हार्डली 12% बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं। यूपी में भी अराउंड 24% समथिंग इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, यूपी बिहार और कुछ स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हम कम ही करें तो बेटर है, ठीक है। इनके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं क्या हाल है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है,
इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन अच्छी है, स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक बात बताइए कि कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने आएगा तो कहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट करने? इधर ही आएगा ना, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लोग ज़्यादा स्किल्ड हैं, ज़्यादा एजुकेटेड है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ऑलराइट, तो उससे क्या होता है कि साउथ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है और यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। यूपी बिहार की बात करें, एक तो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन कम है, ठीक है, स्किल्स भी लोगों में कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। क्यों हम लोग यूपी बिहार के बच्चों को ज़्यादा देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हुए? क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है उतना कि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ढूंढ सकें। राइट, जबकि साउथ में फिर भी एक बार को प्राइवेट सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ के लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब में मैं 2-3 साल स्ट्रगल करूँ तैयारी में, उससे अच्छा है मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो यही सब बातों को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। अब मैं इस आर्टिकल के गो थ्रू करवा देता हूँ आपको क्विकली। English is a medium of education of teaching till class 12 in high percentage of schools in South India, like 63% in Telangana, 60% in Kerala, and so on. When it comes to Bihar, it is just 6% English medium. Okay, UP it is just 14%. Even Maharashtra में भी 29%, and look at Gujarat 12%. क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात में एम्फेसाइज किया जाता है गुजराती में पढ़ेंगे, मराठी में पढ़ेंगे, स्पेशली महाराष्ट्र। ओके, तो वो इंग्लिश को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलें। उसके बाद इट इंग्लिश मीडियम के फायदे क्या होते हैं? इट एंश्योर ग्रेटर एक्सेस टू जॉब्स एंड विंडो टू लार्जर वर्ल्ड। अब अगर हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में सदर्न स्टेट्स दे हैव मच हायर। साउथ में 50% यूथ जो 18 टू 23 ईयर्स का है वो हायर एजुकेशन में एनरोल है, 50%। ओके, 50% आपके स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जा रहे हैं नौ, जबकि ऑल इंडिया एवरेज क्या है? 27। लुक एट बिहार, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन just 16%, UP just 23%. All right, so this is very bad. Then South has also been pioneer in promoting culture of reading by instituting public libraries. अगर हमारे यहाँ 100 लाइब्रेरी है सपोज इंडिया में, तो 75 सिर्फ सदर्न स्टेट्स में है। ये तो एक रीडिंग का कल्चर भी डेवलप कर रखा है उन्होंने। सेकेंड इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैज डिपेंड, इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू प्लेसेस with good infrastructure and well trained manpower. अब पर कैपिटा इनकम की बात मैंने आपको पहले भी बताई थी एक वीडियो में कि पर कैपिटा इनकम इन कर्नाटका एज कम्पेयर टू बिहार इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। बिहार में इंसान की जो पर कैपिटा इनकम है उससे 4 गुना ज्यादा है कर्नाटका में। और अगर इनकम की बात करें आप, एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम भी कर्नाटका में 5.5 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू ए पर्सन इन बिहार। ऑलराइट, क्यों? थैंक्स टू देयर एजुकेशन, देयर स्किल्स एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 3 चीजों पर यूपी बिहार या फॉर दैट मैटर मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स फेल हुए हैं ये करने में। फिर अब आते हैं पार्लियामेंट्री डिलिमिटेशन पे, तो ये और डीपन कर देगा नॉर्थ साउथ डिवाइड को, क्योंकि साउथ ने कंट्रोल की अपनी पॉपुलेशन एंड देयर इज कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन विमेन एजुकेशन एंड फॉल इन टोटल फर्टिलिटी। देखिए एक सिंपल सी बात, व्हेनेवर जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जाए ना, जस्ट राइट ए सिंगल पॉइंट इन योर आंसर दैट गिव एंश्योर एजुकेशन टू योर गर्ल चाइल्ड। Just ensure education to your girl child and it will take care of population growth. सिंगल, ना रिलीजन की कोई बात करने की जरूरत है आपको, ना किसी तरह का फोर्स स्टेरिलाइजेशन करने की जरूरत है। दी ओनली थिंग यू नीड टू डू इज गिव एजुकेशन टू योर गर्ल चाइल्ड एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ऑलराइट, क्योंकि हर सर्वे कोई भी रिसर्च कर देख लीजिए आप उठाकर, वो ये बताता है जहां विमेन ज्यादा एजुकेटेड रही हैं वहां पर वो 1 या 2 चाइल्ड से ज्यादा नहीं करती हैं, पर जहां पर लेस एजुकेटेड है वहां पर वो 3 बच्चे 5 बच्चे, दिस इज नॉर्मल। ऑलराइट, सो जस्ट राइट दिस सिंपल पॉइंट। इवन इंटरव्यू में पूछा जाए, जस्ट स्पीक इन दिस वन लाइन एंड इट विल इंप्रेस देम। नेक्स्ट, अब ये पॉपुलेशन कम होने की वजह से सदन का क्या हुआ था कि 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हम लोग यूज करेंगे 2011 का पॉपुलेशन डेटा फॉर डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। पहले यूज करते थे 1971 का डेटा, इस बार यूज किया गया 2011 का डेटा। उस वजह से क्या हुआ कि साउथ का जो शेयर था टैक्स डिवोल्यूशन में वो 17 या ऑलमोस्ट 18% था 14th में, वो घट के आ गया 15.8% पे। ओके, तो अभी तो क्या है कि इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल का भी कुछ वेटेज रखा था 15th फाइनेंस कमीशन में, लेकिन जब अगली आएगी तब आई थिंक नहीं रखा जाएगा। तब पूरा फोकस अगर लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा पे रख गया तो साउथ का टैक्स में शेयर और कम हो जाएगा और फिर अगेन वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। सदर्न स्टेट विल डेफिनेटली, कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू भी उन्हीं स्टेट से जनरेट होता है। जीएसटी आने के पहले की बता रहा हूँ मैं, उसकी बात का नहीं, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है।
तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। नाउ दीज डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज लेड टू इंटरस्टेट माइग्रेशन। अब बिहार में इनकम इतनी कम है, कर्नाटक में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली माइग्रेशन होगा। बट ये भी देखना चाहिए, इसको ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए साउथ को, ये भी देखना चाहिए कि इन्हीं माइग्रेंट लेबर्स ने आके आपकी ग्रोथ रेट में पार्ट किया है। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं आपके यहाँ, राइट। सो शुड नॉट ओवरस्टेट दिस एंड माइग्रेंट लेबर हैज इक्वली कंट्रीब्यूटेड टू रीजन्स प्रॉस्पेरिटी। ऑलराइट, अब हम आते हैं जो जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ था। देखिए लैंडस्लाइड क्यों होता है, क्योंकि जब आपको कोई रोडवे बनाना होता है, कुछ बनाना होता है, तो आप इसमें ब्लास्टिंग का यूज करते हैं। और इससे क्या होता है कि नीचे जो पत्थर जमा हुआ है उसमें वाइब्रेशंस फील होते हैं और इसकी इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑलराइट, और इसी वजह से अल्टीमेटली वो लैंड सबसाइड होने लगता है ओवर दी टाइम। तो ऐसा नहीं है कि आज कोई प्रोजेक्ट आया, आपने इंप्लीमेंट कर दिया और आपने कह दिया देखिए कोई कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा मोटा जो भी डिस्प्लेसमेंट है हम आपको रिहेबिलिट कर देते हैं। बट दिक्कत ये है कि ओवर द इयर्स जब जैसे बारिश होगी, अभी पत्थर डिस्टर्ब हो गए माइनिंग या ब्लास्टिंग से, इनके बीच में जब पानी बैठेगा तो ये और कमजोर होंगे, अंदर धसेंगे एंड अल्टीमेटली ये सिंक कर जाएगा पूरा लैंड कई साल बाद भी। तो आप जो रिहेबिलिटेशन वगैरह करते हो आप सिर्फ उसको आज के टर्म में देख के कर रहे हो, बट आगे भी इसका इम्पैक्ट होगा, उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो। ठीक है, तो सिंकिंग ऑफ जोशीमठ ऐसा ही कुछ इशू था। अभी भी वहां पर न्यूयर क्रैक्स आर अपीयरिंग एंड ओल्डर वंस आर वाइडनिंग। लैंड कुड स्लाइड डाउन इन हैवी रेनफॉल। अब इशू ये है कि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ऐसी कैलेमिटीज में। जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हो, ठीक है, काफी हिमालयन स्टेट्स में काफी ज्यादा पुश किए गए हैं पिछले कुछ टाइम में कि हम रिवर से जो बना सकते हैं, रिवर फ्लो से हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने टारगेट सेट कर लिया अपने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट लगा लिया हमने। ठीक है, तो ऐसे में आपने इन प्रोजेक्ट्स को और तेजी से पुश किया है। बट आपने जो रीजन इकोलॉजिकली एंड जियोलॉजिकली फ्रेजाइल भी थे, सिस्मिकली एक्टिव जोन भी था हिमालय का, आपने वहां पर भी ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ठीक है, फिर अगेन जो ब्लास्टिंग वगैरह होती है टनल्स वगैरह बनाने के लिए, उसकी वजह से पूरा एरिया डिस्टर्ब हुआ है। These projects have a role in creating and aggravating the disaster like flood of 2013 and 21। फ्लड्स में कैसे कि जब ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो और ज्यादा सेडिमेंट रिवर के थ्रू फ्लो होता है आगे जाके। Construction of run of the river projects at sediment rich elevation formed by receding of glacier is an invitation for disaster। Joshimath is built on an old landslide material and must not be subjected to pressure of heavy machinery. Blasting, drilling and cutting of trees has been well established since MC Mishra Committee Report 1976। A web of tunnels in this fragile geography by using boring machine and explosives affecting the stability of terrain adversely। Alright, जो बातें मैंने आपको बताई। Now, even after 7 months, अब जोशीमठ में जो हुआ था लैंड सब्सिडेंस, उसके 7 महीने हो चुके हैं करीब, बट देर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अबाउट द कॉज, एक्सटेंट एंड फ्यूचर थ्रेट ऑफ लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ हैव कम फोर्थ। इवन गवर्नमेंट ने गैगिंग ऑर्डर इशू कर दिए थे कुछ एक्सपर्ट बॉडीज को कि आप अपनी रिपोर्ट रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग द रिपोर्ट। तो दिस इज नॉट द वे टू टैकल द डिजास्टर सिचुएशन इन डेमोक्रेटिक सेटअप। आप अगर इस तरीके से जो रिपोर्ट आई है वो भी आप शेयर नहीं करने दोगे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, तो वहां के लोगों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। एवरी नाइट दे माइट बी स्लीपिंग विद अ फियर कि ये लैंड कब सबसाइड कर जाए। नाउ इफ ए गवर्नमेंट इज इंसिस्ट ऑन पुशिंग द आरओआर डिस्पाइट ऑल द रिस्क, why must it not ensure the rehabilitation? There are no clear guidelines defining liabilities or official recognition of their impacts. ROR impact on the mountain topography is not one time. As I said, it is not one time but long term and widespread. They unfold over a period of time and impact areas that may not in close vicinity। क्योंकि एक जगह का जब ये लैंड सबसाइड करेगा तो उसके साइड का भी जो लैंड की में जो पत्थर है नीचे वो भी मूव करेंगे ना उसके साथ। तो आपने जो इम्पैक्ट सोचा था कि इसी पर्टिकुलर एरिया पे होगा, ऐसा नहीं है, वो उसके साइड के एडजॉइनिंग एरियाज पर भी होता है। Alright, so instead of focusing on rehabilitation, government's endeavor limited to a one-time settlement compensation being paid only for the houses। Right? And most importantly, ये ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है? जैसे मसूरी है,
वहां पर बात की जाती है कि ये अपनी इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, इससे ज्यादा नहीं बियर कर सकता। बट नंबर ऑफ टूरिस्ट और ज्यादा अट्रैक्ट करने के चक्कर में या और ज्यादा आने लगे तो उस चक्कर में आपने और ज्यादा नए होटल्स बनाने लगे, आप रोड्स को और ज्यादा चौड़ा करने लगे कि ट्रैफिक ना जाम हो। बट जरूरत है कि देयर शुड बी पुट ए लिमिट ऑन नंबर ऑफ टूरिस्ट, ऑलराइट, कि इस पर्टिकुलर मंथ में इतने ही टूरिस्ट आ सकते हैं। वरना आप और ज्यादा होटल्स बनाते जाओगे, और हमने देखा था उस टाइम फ्लड आए थे उत्तराखंड में, इवन होटल्स वर लोकेटेड ऑन दी फ्लड बैंक, जो रिवर का फ्लड बैंक था उस पे होटल्स बना रखे थे रिवर व्यू देने के लिए, और वो पूरे के पूरे नदी के साथ गिर के बह गए थे। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, यूज दिस वर्ड्स, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं -270 डिग्री सेल्सियस की, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं 0 डिग्री केल्विन की, राइट। ये तो आपको बेसिक जितना पता होगा स्कूल टाइम का। ठीक है, तो उसी से है कि ये जो सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल में, जब हम सुपर कंडक्टिविटी हमें इम्पोज करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल के टेम्परेचर पे ले जाते हैं, या तो बहुत हाई ले जाते हैं या बहुत ही नीचे ले जाते हैं। सपोज हम एकदम -270 पे ले गए, ठीक है, और अगर हम इतना नीचे नहीं ले जा सकते लेकिन हमें सुपर कंडक्टिविटी चाहिए, सपोज कि हमें -5 डिग्री पर ही सुपर कंडक्टिविटी चाहिए, तो अब आप टेम्परेचर ज्यादा नीचे नहीं ले जा रहे हो ना, तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर ये बेसिक पता है तो आप हमेशा आर्टिकल को देखते हैं। अभी क्या हुआ है कि कोरिया के कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि हमने ऐसा मटेरियल ढूंढ लिया है जो रूम टेम्परेचर टेम्परेचर की पर ही सुपर कंडक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ये मटेरियल विद सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर हैव बीन डिस्कवर्ड। A lead-based compound they have had developed had shown superconducting properties at room temperature under normal pressure condition. Okay, मैंने तो आपको कहा कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं कर सकते तो फिर आप प्रेशर बढ़ाइए, तब जाके सुपर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमने एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर विद नॉर्मल प्रेशर हमने सुपर कंडक्टिविटी परफॉर्म करवा दी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इट हैज पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द टेक्नोलॉजी। नाउ फोकस ऑन दिस पैराग्राफ, इट इज इंपॉर्टेंट। सुपर कंडक्टिविटी होती क्या, इट इज ए स्टेट इन विच ए मटेरियल ऑफर्स जीरो और नियर जीरो रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक मटेरियल में जब हम लोग करंट पास ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स, उनको मूव करवाता है, राइट, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव दे कोलाइड एंड इंटरेक्ट विद अदर एटम्स इन द मटेरियल, it encounter resistance, which is essential property in electrical conductivity. अब इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, मोस्टली इन फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए हम लोग देखते हैं ना कि अधिकतर हमारे, जब हम लोग कुछ चार्ज करते हैं तो गर्म हो जाता है, राइट। कई बार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो गर्म होने लगता है, वो इसी वजह से होता है, ड्यू टू दिस लॉस ऑफ एनर्जी, इसी वजह से वो हीट होने लगते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर हम इस रेजिस्टेंस को कम कर दें या एलिमिनेट कर दें तो हम लोग अचीव करते हैं सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि हमारे डिवाइस और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। So the elimination of resistance can result in super efficient electrical appliances, removal of transmission loss in power cables and massive gains in energy. अब आपको पता है कि हमारी ये जो हम लोग पावर ट्रांसमिट करने के लिए केबल यूज करते हैं, इन सब में हीट लॉस होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस, और ये काफी है इंडिया में, तो हमें उन्हीं चीजों को और एफिशिएंट बनाना है ताकि ये हीट लॉस रोका जा सके। अभी बात करते हैं वापस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की। तो दिस शो ए वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे एमआरआई स्कैन मशीन में, या maglev ट्रेन। maglev ट्रेन क्या है, जो हम लोग आजकल बात कर रहे हैं ना हाइपरलूप ट्रेन की, है ना, हाइपरलूप ट्रेन की, तो इनमें यही यूज हो रहा है कि ये जो ट्रैक होता है ना उस पर नहीं चलती, उससे कुछ सेंटीमीटर ऊपर चलती है, ताकि इसमें फ्रिक्शन कम हो सके और स्पीड ज्यादा हो सके। तो उसमें ये सब कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। Now, superconductors have critical uses in wide variety of other scenarios. Resistance is like friction that any motion encounters. But now coming to important point, while friction cannot be entirely eliminated, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस टू जीरो, ये हमें रिड्यूस करना है जीरो, और इसी के लिए सुपर कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, बट इनका यूज अभी तो हो तो रहा है, बट बहुत लिमिटेड केसेस में। क्यों, क्योंकि इनको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, तब जाके वो सुपर कंडक्टिविटी परफॉर्म करता है।
सुपरकंडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर लाइक 250 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब -250, ओके, क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? -270, यानी कि 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। Absolute zero is the theoretical point at which molecular activity ceases and is often thought to be at the lowest temperature possible. सबसे पहला मटेरियल जो सुपर कंडक्टिविटी परफॉर्म करने में कामयाब हुआ था वो था मर्क्यूरी, एंड इट बिकेम ए सुपर कंडक्टर एट क्लोज टू 270 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। इसके अलावा और कौन से मटेरियल यूज करते हैं सुपर कंडक्टिव परफॉर्म मर्क्यूरी के अलावा? लेड, एल्यूमिनियम, टिन, नियोमियम। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में पूछे गए हैं जैसे मिनरल्स पे, तो ये भी आप तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो सुपर कंडक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब क्योंकि आप सारे तैयार नहीं कर सकते, दैट इज मेक श्योर कि यहाँ पर जो आपके न्यूज आर्टिकल में आते हैं ना वो वहीं से उठाता है, इसलिए फिर हमें लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन कैसे तैयार किए जाए, वो न्यूज़पेपर से ही तैयार होंगे। तो मर्क्यूरी हो गया, lead, aluminium, tin, niobium. These can perform superconductivity. Right. Now, material can exhibit superconductivity at slightly higher temperature as well, but under increased pressure condition. अब मैंने आपको कहा कि अगर आप उतना नीचे टेम्परेचर नहीं ले जा सकते 250 270, तो टेम्परेचर आप कम रख लीजिए, लाइक सपोज -20 रख लीजिए, -50 रख लीजिए। -50 पे अगर आप कर रहे हो यानी कि आप ज्यादा टेम्परेचर इंपोज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, या तो टेम्परेचर ज्यादा रखो, अगर टेम्परेचर कम रखना है तो फिर आप प्रेशर बढ़ा दो। ऑलराइट, सो मटेरियल्स दैट आर क्लासिफाइड एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, यानी कि उनको उतना नीचे टेम्परेचर नहीं ले जाना पड़ रहा है हमें सुपर कंडक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए, हम हायर टेम्परेचर भी कर पा रहे हैं, ठीक है। लाइक 150 पे कर लिया हमने, -150, हम -270 नहीं लेंगे, हम -150 पे कर लिया, लेकिन साथ में हमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा फिर उसमें। और एक प्रॉपर्टीज वेल बिलो -150 डिग्री सेल्सियस। Superconductivity at room temperature and under normal pressure condition. While room temperature होता क्या है? इसको हम लोग जनरली मानते हैं 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अपने नॉर्मल टर्म में। लेकिन ऐसा नहीं है। रूम टेम्परेचर कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसे इजिली क्रिएट की जा सके जो कंडीशंस, ठीक है। -270 क्रिएट करना नॉट दैट इजी, बट -5 -10 क्रिएट करना इज बिट इजी। राइट, तो जो कंडीशन इजिली क्रिएट की जा सके जैसे -5 -10 या 70 to 90 डिग्री सेल्सियस, इस तरह के टेम्परेचर को हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जो AEPS हम लोग बोलते हैं। इसमें काफी सारी धांधली हो रही है, मतलब जैसे फेक फिंगरप्रिंट्स बना लेते हैं आप। जैसे फेक फिंगरप्रिंट्स बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? यूजिंग सिलिकॉन वर यूज टू टेक आउट मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट्स ऑफ विक्टिम्स। उसी तरह आपको पता है गांव में बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स रखे गए हैं जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम है, बैंक अपनी ब्रांच सेटअप नहीं करना चाहती है, ATM नहीं लगाना चाहती। तो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स क्या करते हैं कि दे ऑफन मिस रिप्रेजेंट द अमाउंट दे हैव पेड, ठीक है। सामने वाले को बोलते हैं 500 रुपये विड्रॉ किए हैं आपने, और उधर एंट्री करते हैं कि 600 रुपये विड्रॉ हुए, और 100 रुपये खुद रख लेते हैं। तो इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स ऑफन रिप्रेजेंट द अमाउंट दे हैव पेड एंड इनपुट ए हायर amount in the system. Unsuspecting individuals often in the rural areas do not insist on receipt, जो कि रिसीट इनको देनी चाहिए कि 500 रुपये विड्रॉ किए इन्होंने, ठीक है। छोटी सी हैंड होल्ड डिवाइस लेके घूमते हैं ये लोग, POS मशीन जैसा, वहां पे ये अकाउंट डिटेल डालते हैं और अपने पास से 500 रुपये दे देते हैं और उसमें एंट्री कर देते हैं, बट ये लोग इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सपोज टू जनरेट आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, तो ये उसको लेके बस अब सिंपल आपको सिर्फ इतना लिखना है अपने आंसर में, दैट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू काउंटर दिस मिस यूज ऑफ AEPS। तो यहाँ पे फिच ने पहली बार तो नहीं, मतलब 2011 में भी एक बार हुआ था, बट फिच ने यहाँ पर डाउनग्रेड कर दी है यूएस की रेटिंग फ्रॉम AAA टू AA+, साइटिंग फिजिकल डेटोरिएशन, डेट बर्डन, डेटोरिएशन ऑफ गवर्नेंस। तो आपको अगर आप इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखें तो देखिए गवर्नेंस आपकी कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट पर, ठीक है। तो आज इंडिया में जो हो रहा है, चाहे मणिपुर हो, हरियाणा हो, या जिस तरह का माहौल न्यूज वाले क्रिएट कर रहे हैं दिन रात हिंदू मुसलमान करके, उसका सीधा सीधा असर पड़ता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक ट्रबल एरिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो उसी तरीके से ये जो रेटिंग्स होती हैं, इन्वेस्टर्स इन्हीं को रेफर करते हैं कि जिनकी रेटिंग AAA में होती है वो सेफ माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इवन यूएस जैसी की भी गिर गई है। तो एक तो है आपका गवर्नेंस जो कि जरूरी है रेटिंग के लिए, दूसरा है आपका फिजिकल डेफिसिट। अगर हद से ज्यादा डेट बढ़ रहा है आपकी कंट्री पे, तो ये भी इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट को अफेक्ट करता है,
ठीक है। तो इंडिया शुड मेक श्योर कि उसका गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो, और दूसरा हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो लिमिट में रहे। क्योंकि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे पहले हमारे कंट्री के ऊपर डेट था ऑलमोस्ट 54 लाख करोड़ समथिंग, ठीक है। बट सिर्फ पिछले 9 साल में ऑलमोस्ट 90 करोड़ डेट और ले लिया गया है, एंड ऑलमोस्ट ये 150 लाख करोड़ के पास पहुंच गया है। तो इतना हाई डेट बढ़ाना भी ठीक नहीं है। अल्टीमेटली आपकी रेटिंग को अफेक्ट करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसे ही पास होगा हम इस पे सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि रशिया का सबसे ज्यादा सपोर्टर, सबसे बड़ा सपोर्टर कौन रहा है? अगर ये रशिया है, ठीक है, यहाँ पर यूक्रेन है। तो यूक्रेन से ऊपर बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है? बेलारूस। और ये बेलारूस सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है रशिया का, ठीक है। इवन इसने अपनी बॉर्डर से भी अटैक करने की परमिशन दी है। अब बेलारूस के साइड में यहाँ पर है पोलैंड। तो पोलैंड है नाटो मेंबर, उसने अपनी यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर जो बेलारूस के साथ रखती है, उस पर उसने अपनी आर्मी तैनात की है, ये कह के कि बेलारूस ने हमारा एयर स्पेस वायलेट किया है, अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स हमारी एयर स्पेस में एंटर करवाएं, ठीक है। और पोलैंड है नाटो मेंबर, तो आप कह सकते हैं नाटो फोर्सेज अब पूरी यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई हैं बेलारूस बॉर्डर पर। क्लियर? दूसरा, रशिया के ऊपर है हमारे पास बाल्टिक सी। जैसे ये रशिया है तो यहाँ पे 3 कंट्रीज है छोटी, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ऑलराइट। और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा बाल्टिक सी। मैं मैप में नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और इस बाल्टिक सी के ऊपर यहाँ पर है फिनलैंड, और फिनलैंड अभी न्यूएस्ट मेंबर बना है जिसने नाटो ज्वाइन किया है। तो उसी को अपनी पावर दिखाने के लिए और एक तरह का मैसेज देने के लिए रशिया ने यहाँ बाल्टिक सी में कल अपनी नेवल एक्सरसाइज की है, ठीक है। बस इतना ही जानना है। Alright, so बाकी की स्पोर्ट्स न्यूज़ है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। एंड हमारी मेन सीरीज अभी कुछ दिनों से रुकी हुई है, आई विल डेफिनेटली वर्क ओवर इट वंस अगेन। और साथ में हमारी जो वीकली सीरीज हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग पीआईबी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, लाइव मिनट, इस तरह के न्यूज़पेपर से भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम से रेलिवेंट होगी, स्पेशली पीआईबी, ये हम लोग वीकली बेसिस पे देख लिया करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे।